जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 अगस्त 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वीडियो मैंने कुछ देर पहले शेयर किया है जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन सर ने कमिट किया है, उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया है कि बीपीएससी 67 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 और 22 सितंबर को लिया जाएगा। 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, 20 को भी एग्ज़ाम होगा और 22 को भी एग्ज़ाम होगा। तो बीपीएससी का डेट एग्जैक्ट अब आ चुका है, अब आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं पूर्ण रूप से लग जाइए। 1 महीने का समय बचा है। इस 1 महीने में बीपीएससी को कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा बीपीएससी प्रीलिम्स की मेरी क्या स्ट्रेटजी है और साथ ही साथ मेरे कई सारे दोस्त जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है। धीरे धीरे मैं हर एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटरव्यू मेरा कैसा रहा था, क्या मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, हर एक टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे। न्यूज़ एनालिसिस मैं कल के बाद फिर बंद कर दूंगा। लगभग 1 महीने के लिए बीपीएससी पीटी तक न्यूज़ एनालिसिस ये बंद रहेगा और इसके जगह मैं पीटी पे फोकस करते हुए कई सारा लेक्चर लेकर आऊँगा। चूँकि पीटी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेंस आप नहीं दे पाएंगे। 64th बीपीएससी पीटी मेरा नहीं निकला था और 65th बीपीएससी पीटी भी मेरा 1 मार्क से मिस हुआ था। तो पीटी क्वालिफाई करना अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप 67 बीपीएससी दे रहे हैं तो आप 100% फोकस आप पीटी पे कीजिए। पीटी ही नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे आप दीजिएगा, अदर प्रोसेस वहीं से समाप्त हो जाता है। तो पीटी इम्पॉर्टेंट है, पीटी को लेकर के ही मैं अब डिस्कस करूंगा आगामी 1 महीने तक। कोशिश मेरी रहेगी कि मेरी जो भी एक्सपीरियंस रहा है या मेरे मित्र या मेरे कलीग की जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप बीपीएससी पीटी में अच्छे कर पाएँ। हाँ, न्यूज़ एनालिसिस बंद रहेगा, कल मैं लास्ट डिस्कस करूँगा न्यूज़ एनालिसिस पे। उसके बाद 1 महीने के लिए लगभग ये बंद रहेगा। फिर पीटी के बाद देखेंगे क्या करना। चलिए शुरुआत करते हैं। देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल 8 यूट्यूब चैनल पे लगाया गया प्रतिबंध। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था में जुड़े मामलों में दुष्प्रचार फैलाने में शामिल इस चैनलों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत ब्लॉक किया। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी नियम अगर आप देखिएगा, हमारे यहाँ जो आईटी एक्ट है वो बेसिकली 2000 का है और इसी में 2021 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था। आईटी एक्ट 2021 के बारे में ऑलरेडी कई बार हमने चर्चा किया है, कई बार डिस्कस किया है। उसका क्या प्रोविज़न था वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मूल रूप से जो हमारे पास कानून है वो है आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2000 में कुछ प्रोविज़न है जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे आपके साथ करूँगा। न सिर्फ ये 8 यूट्यूब चैनल, बल्कि आपने देखा होगा कि चीन के कई सारे ऐप को भी सरकार ने प्रतिबंधित किया। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि चीन की उन ऐप को प्रतिबंधित किस एक्ट के तहत किया गया है, या ये जो यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया गया है किस एक्ट के तहत किया गया और सरकार किस एक्ट के तहत सरकार को ये अथॉरिटी है कि इस तरह की चीज़ों को सरकार प्रतिबंधित करती है। तो उसी पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी कानून मूल रूप से हमारे पास 2000 का है। 2021 में इसमें कुछ सुधार किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी कानून को इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराध को रोकने, सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था।
यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसी कानून के आईटी एक्ट 2000 का ही एक सेक्शन है, सेक्शन 69A। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जब भी इस तरह का कोई ऐप प्रतिबंधित होता है या कुछ प्रतिबंधित सरकार करती है तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A इम्पॉर्टेंट है। इसी 69A के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकती है, साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी ये जो ऐप हमारा बैन हुआ है, चीन के कई सारे जो ऐप बैन हुआ है, जिसमें एक टिकटॉक भी फेमस ऐप था। इसके अलावा ये जो यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है वो बेसिकली किया गया है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत। और इसी आईटी एक्ट में 2021 में कुछ सुधार किया गया था। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, न्यूज़ का अगर बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होगा ना तो न्यूज़ पढ़ने में मज़ा आएगा। न्यूज़ के बेसिक पॉइंट में आप घुसिए, उससे क्या होगा कि न्यूज़ की क्लैरिटी आपको क्लियर होगी कि हाँ, सरकार को पावर है इस तरह की सरकार को प्रतिबंध लगाने का, और वो पावर बेसिकली कहाँ से है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चंद घंटों में दिए गए 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के पत्र। 5G स्पेक्ट्रम अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है और भारत अपना इंडिजिनस 5G ट्रायल कर रहा है। यानी ये जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की खुद की टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्द इंडिया में 5G आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक पे कई बार हमने चर्चा किया है। ये भी मैंने कहा था कि 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी। 26 जुलाई 2022 से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी और इस साल 20 शहर में आपको 5G देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा था कि इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मताधिकार पे गरमाई राजनीति। अब देखिए होता क्या है, जैसे बिहार के कुछ व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली में जाके बस गया तो वहाँ पे दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम जुड़ जाता है, बिहार में उनका नाम कट जाता है, दिल्ली में उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़ जाता है। तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति लंबे समय से बसे हुए हैं तो उनको जो है मूल रूप से जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ से उसका नाम कट के जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाला है या जम्मू कश्मीर के मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने का प्रोविज़न किया गया है। तो इसी को लेकर के वहाँ पे राजनीति गर्म है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था, कई बार इस पर चर्चा किया था कि जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो उससे एक फ़ायदा कुछ लोगों को हुआ था। पंजाब के कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर में जाकर बस गए थे और लंबे समय से बसे हुए थे, आज़ादी के समय से ही बसे हुए थे, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दिया गया था। इसी तरह से पाकिस्तान से जो लोग लौटे थे आज़ादी के बाद, उन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दिया गया था। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिया गया, यानी वो लोग भी अब मतदान कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी सकारात्मक संदर्भ है, सकारात्मक पॉइंट है जो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमें जम्मू कश्मीर में दिखता है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए डीयू शुरू करेगी कंपनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी शुरू करेगी, उद्यमोग्राम कंपनी शुरू करेगी, जिसका मूल मकसद होगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए और डीयू में जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हो सकता है पीटी में पूछ दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी शुरू कर रही है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर को 1000 करोड़ का उपहार देना गंभीर कोर्ट। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि एक जो दवाई है डोलो 650, इसको बनाने वाली कंपनी ने उन डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये दवाई लिखते हैं अपने पेशेंट के लिए। तो ये एक गंभीर अपराध है, यह गंभीर श्रेणी में इसे रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी है और निश्चित तौर पे हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि एक डॉक्टर को किस तरह से जो दवाई कंपनी है वो कई सारे गिफ्ट देती है, ये व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते ही देखते हैं।
इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। दुर्लभ बीमारियों पे 8 अस्पताल मिलके बनाएंगे विशेषज्ञ समिति। अब दुर्लभ बीमारी क्या है? दुर्लभ बीमारी में आता है आपको थैलेसीमिया आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है, हीमोफीलिया आता है, यानी वो सब बीमारी जो दुर्लभ है, जो बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलेगी, उस बीमारी के लिए 8 अस्पताल मिलके विशेषज्ञ समिति बनाएगी। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, जिस न्यूज़ का मैं डिस्कस करता हूँ एटलीस्ट उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लिया कीजिए। हर एक न्यूज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ न्यूज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूज़ एटलीस्ट जो चर्चा मैं करता हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिए। सीमावर्ती जनसांख्यिकी परिवर्तन पे नज़र रखे डीजीपी। प्रत्येक राज्य के डीजीपी जो सीमावर्ती एरिया है, जैसे वेस्ट बंगाल में जो है हमारा बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, तो वहाँ की जनसंख्या पे नज़र रखें कि क्या वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या हो रहा है। इसी तरह से पंजाब जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, या उत्तराखंड जो चीन के साथ सीमा लगाता है, इन जगह पे हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं कई सारी समिति ने ऑलरेडी पहले भी जाहिर किया है, शक जाहिर किया है। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि सीमावर्ती स्टेट के जितने भी डीजीपी हैं वो सीमा के पास जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है उस पर परिवर्तन रखें। राइट। जलवायु परिवर्तन के कई राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पे डाल सकता है असर। ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेंस पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने तय किया है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरत का 50% ऊर्जा पूरा करेगा भारत। आप देखिएगा, सोलर एनर्जी की लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सोलर एनर्जी के माध्यम से अभी तक लोगों को बिजली मिल रहा है? तो अपेक्षित रूप से काफ़ी कम मिल रहा है। तो उसका कई सारे ड्रॉबैक है। एडिटोरियल जब आप पढ़िएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र में आएगी कि क्यों सोलर एनर्जी के माध्यम से मास लेवल पे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रहा। क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए सोलर ग्रिड को स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्रिड का कॉस्ट कुछ और है, सोलर के माध्यम से लोगों को बिजली मिलेगा तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसी को यहाँ पे जाहिर किया गया है, इस न्यूज़ में इसी को चर्चा किया गया कि 2030 तक जितना भी एनर्जी होगा उस एनर्जी का 50% हम लोग अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है, यही इस न्यूज़ में है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कवच से लेस होगा वंदे भारत का नया वर्जन, आज से होगा ट्रायल। आज से ट्रायल हो रहा वंदे भारत का नया ट्रेन। बजट में इस बात की घोषणा किया गया था, अगर आप बजट को पढ़िएगा 2022-23 का, उसमें इस बात की घोषणा किया गया था कि 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। अच्छी बात है। तो उसी का ट्रायल अब किया जा रहा है और ये कवच से लेस होगा। कवच क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पीटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कवच। कवच क्या होता है? ये है एंटी कोलिशन डिवाइस को कवच कहते हैं। यानी मान लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, या ट्रेन मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरा ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रेन टक्कर लगती है उससे कम से कम लगभग 380 मीटर पहले वो ट्रेन रुक जाएगी। तो ट्रेन की टक्कर से बचाने की व्यवस्था प्रणाली को ही, तकनीक को ही कवच कहा गया। और कवच का ट्रायल किया गया था। आप सभी को याद होगा कि माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने कवच का ट्रायल किया था। कवच में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन कहीं पे खड़ी है और उसी पटरी पे दूसरी ट्रेन आ रही है, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, फिर भी कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। ये प्रणाली ब्रेक को अपने आप लगा देगा और 380 मीटर पहले उसको रोक देगा। तो इससे क्या होगा कि मास लेवल पे जो ट्रेन की टक्कर आप देखते थे कि ट्रेन में टक्कर हो गई है जिसके कारण हजारों पैसेंजर की जान चली जाती थी, वो घटनाएं रुक जाएगी। तो कवच अपने आप में इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसका, ये भी स्वदेशी टेक्निक है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका ट्रायल किया गया था हाल में ही
और इसे अब नए नए ट्रेन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इस तरह की प्रणाली ऑलरेडी हमारे देश में अगर आप देखिएगा मेट्रो में भी इस तरह की प्रणाली काम करती है। ठेका किसी ने लिया, बांध कोई और बना रहा है। कर्मा बांध चर्चा में है। इस तरह के बांध जब भी चर्चा में, देख लीजिए कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कर्मा नदी पे ही बेसिकली कर्मा बांध है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लश्कर आतंकी समेत 8 ठिकानों पे एनआईए का छापा। एनआईए ने लश्कर के ठिकानों पे छापा मारा है, तो इंपॉर्टेंट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, देख लीजिएगा। इस तरह की एजेंसी जब भी चर्चा में हो, चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, और भी कोई संस्था हो या और भी कोई एजेंसी हो, तो उसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि वो समिति कैसे काम करती है, किस एक्ट के तहत काम करती है, वगैरह वगैरह। तो इस पर ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियों। देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। मैं ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त का भाषण मैं सुना नहीं हूँ, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोग सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण बेसिकली एक राज्य की या एक देश की तस्वीर तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ था 15 अगस्त को, वो देश की तस्वीर तय करती है, देश की दशा और दिशा तय करती है। पिछले वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। इस वर्ष के भाषण को मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उस भाषण को देख करके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चूँकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। 15 अगस्त का भाषण हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग सुनिएगा और सेपरेट वीडियो मैं चर्चा करके बना दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को जो भाषण हुआ था उस पर मैं चर्चा कर दूंगा। विकास के वाहक बने उच्च शिक्षण संस्थान। देखिए ये आप लोग खुद पढ़िएगा, इसमें बहुत विशेष कंटेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा करूँगा। हायर एजुकेशन को लेकर के ऑलरेडी कई बार मैंने चर्चा किया, लेकिन जो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करूँगा वो यह है कि सरकार जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी हमारे देश में हायर एजुकेशन को लेकर के सर्वोच्च संस्था है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसके जगह सरकार उच्च शिक्षा से संबंधित 14 विनियामक की जगह HECI स्थापित करेगा, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली हमारे देश की सर्वोच्च उच्च शिक्षा को लेकर के नियामक होगी, रेगुलेटर बॉडी होगी। जिस तरह से यूजीसी है उसी तरह से HECI होगी। इसके बेसिकली 4 अंग होंगे। एक अंग इसका होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा, दूसरा होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा, NSC जिसे कहते हैं, तीसरा होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगा, और चौथा होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल होगा। तो ये 4 इसका पार्ट होगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। और हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया HECI देश की सर्वोच्च उच्च एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के सर्वोच्च नियामक संस्था होगी, रेगुलेटिंग बॉडी होगी। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 2019-20 के आरसी रिपोर्ट के अनुसार 27.1% था, जो विकसित देश और विकासशील देश की तुलना में काफ़ी कम है। कई सारे विकसित देश की तुलना में और अन्य विकासशील देश की तुलना में भी कम है। अब देखिए GER, ये टर्म आपको कई बार मिल जाएगा। हायर एजुकेशन के बारे में जब आप पढ़िएगा तो ये टर्म आपको कई बार मिल जाएगा। अंग्रेजी में GER कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये बेसिकली 18 से 23 साल के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा में इनरोल करते हैं। तो भारत में महज 27% बच्चे जो 18 से 23 वर्ष के एज के हैं वो उच्च शिक्षा में इनरोल कर रहे हैं। अपने आप में ये दयनीय स्थिति को शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप GER का रेशियो देखिएगा, हायर एजुकेशन में बच्चों के जाने का अनुपात देखिएगा, तो GER चीन में 51% है, दक्षिण कोरिया में 94% है।
अमेरिका में 88% है, यानी अमेरिका में 88% बच्चे 18 से 23 वर्ष के बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल करते हैं। ब्रिटेन में 60% है, जर्मनी में 50% 70% है, कनाडा में 69% है, लेकिन भारत में सिर्फ 27% है। अब हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने टारगेट लिया है कि 2035 तक 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा करके सरकार 50% करेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट टारगेट है जिसको फुलफिल करने में अच्छी खासी मेहनत हमें करने की आवश्यकता होगी। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एडिटोरियल भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एडिटोरियल भी माननीय प्रधानमंत्री जी की 15 अगस्त की भाषण से संबंधित है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाषण को मैं डिकोड कर दूंगा, 15 अगस्त के भाषण पे सेपरेट वीडियो बना करके मैं उसे डिकोड कर दूंगा ताकि वो एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 13 राज्य नहीं खरीद सकेंगे बिजली, जिसमें एक बिहार भी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश हैं, क्योंकि ये राज्य बिजली कंपनी को समय पे बकाया नहीं चुका रहे हैं, इसलिए ये राज्य बिजली नहीं खरीद सकेंगे। देश में मार्च तक तैयार हो जाएंगे 2 लाख नए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी तैयार हो जाएंगे, ये तो ठीक है, न्यूज़ है। इसको मेंस में कैसे आप जोड़िएगा? तो इसको मेंस में आप बहुत संदर्भ में जोड़ सकते हैं। एक तो संदर्भ में जोड़ सकते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास में आप इसको जोड़ सकते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास में जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग या ई शासन को बढ़ाने में सरकार के प्रयास से इसे जोड़ सकते हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में इस सरकार के प्रयास से इसे जोड़ सकते हैं। तो इस न्यूज़ को कई सारे संदर्भ से आप जोड़ सकते हैं। और ये मेंस आंसर राइटिंग जब आप कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे किसी न्यूज़ को हम जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है। तो इस सब न्यूज़ को जोड़ने के लिए आप प्रयास कीजिए कि इस न्यूज़ को मेंस आंसर राइटिंग में आप शामिल करें, तभी आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगा। उपभोक्ताओं के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आप लोग देख लीजिएगा। और 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 2019 में सुधार किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो ऑलरेडी हमने कई बार चर्चा किया है। मध्य प्रदेश में 12 कंपनी किसानों से करवाएगी औषधीय फसलों की खेती। औषधीय फसलों का खेती अगर होगा तो निश्चित तौर पे किसान को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, देश के लिए भी अच्छा। भारत का रूस की तरफ झुकाव खत्म होने में लगेगा लंबा समय, अमेरिका ने ये कहा है। और निश्चित तौर पे अमेरिका इस बात को समझ रहा है। अमेरिका को आज भारत की आवश्यकता है, भारत को अमेरिका की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे है, लेकिन उससे अधिक अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। और इसी बात की चर्चा अमेरिका ने किया है यहाँ पे। इसको एक बार देख लीजिएगा। गुलामी अभी तक विश्व भर में आधुनिक रूप से जारी। इसमें अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि अफ्रीका में 21.6% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। इसके अलावा चीन में उग्र मुसलमानों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया गया, इसकी भी चर्चा किया जा रहा है। तो कई सारे पर्सपेक्टिव में इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर में। देखिए इंडिया चाइना रिलेशन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। कोविन के जरिए पता कीजिए अंगदान और रक्तदान की स्थिति। देखिए कोविन पोर्टल का यूज़ आप सभी ने किया होगा, मैंने भी किया है। तो जो बेसिकली हम लोग जो वैक्सीनेशन करते थे उसमें कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते थे और वहीं से जाकर के हम लोग वैक्सीनेशन लिए हैं कोरोना की। तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लिए थे उसी पोर्टल पे अब अंगदान और रक्तदान की स्थिति का पता चलेगा। ये भी एक सकारात्मक कदम है।
कोविन पोर्टल का यूज अब सरकार विस्तारित करने जा रही है। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।